हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 में चैप्टर 1, इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो बिलियन चैप्टर था वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसमें पहले पार्ट्स में हम आपको ठोस के टाइप्स यानी ठोस कितने प्रकार के होते हैं इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो ठोस यानी सॉलिड, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब जो मैटर है या सब्सटेंस है, वो 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस के बारे में हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि ठोस जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव के बारे में भी हम जानते हैं और गैसों के बारे में भी हम पढ़ा है कि द्रव जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से गैस हैं, गैस जो होती हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। मगर आज हम ठोस अवस्था के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम जो चैप्टर है वो ठोस अवस्था है। तो ठोस जो होता है, कोई भी जो ठोस होता है, सपोज कीजिए जैसे मेरे हाथ में ये चौक है या ये डस्टर है, तो ठोस में क्या होते हैं कि इसमें जो होते हैं ठोस में अंतर कणीय जो फोर्स होते हैं, यानी कि अर्थात इनके कणों के बीच में जो बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, जिसकी वजह से इनके अणुओं की यानी इनके जो अणु होते हैं इनके अणुओं की जो स्थानांतरीय गति होती है वो नहीं होती है, परंतु इनमें वाइब्रेशनल या कंपन और रोटेशनल जो गति है वो हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं, ठोस से पहले हम देखेंगे घटक कण। घटक कण क्या हो सकते हैं? घटक कण कोई परमाणु हो सकता है, घटक कण अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। इन तीनों शब्दों को हम बार बार ध्यान में रखेंगे कि घटक कण, अंग्रेजी में इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, कि घटक कण या अवयवी कणों में परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो ठोस अवस्था में जो ठोस अवस्था होती है वो द्रव्य के जो घटक कण हैं अर्थात परमाणु हैं, अणु हैं या जो आयन होते हैं, उनके बीच में अंतरकणीय फोर्स इतने प्रबल होते हैं कि वे स्थानांतरीय गति नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि ये जो हैं, ये ठोस के ये पार्टिकल्स हैं, ये इतने क्लोजली बॉन्डेड होते हैं कि वो जो होते हैं स्थानांतरीय गति जो है नहीं कर सकते, परंतु अपने स्थान पर वाइब्रेशनल और रोटेशनल गति जो है कर सकते हैं। ठोसों की जो चालक ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और ठोसों के अगर ये हम गुणों के बारे में बात करें तो ठोस जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके अलावा ठोस दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब इन्हें जैसे किसी हल्के फोर्स से यदि हम दबाना चाहें तो इनको दबा नहीं सकते। और तीसरा, ठोस के अंतरकणीय बल जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, जिसके वजह से इन ठोसों की जो स्थिति होती है वो निश्चित होती है। ठोस जो गर्म करने पर, यानी अगर हम किसी भी ठोस को गर्म करें तो गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम ठोसों के वर्गीकरण की बात करें तो ठोस का यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो ठोस जो होते हैं 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। नंबर 1, कणों की व्यवस्था के आधार पर।
on the basis of arrangement of particles। अर्थात हम कणों की व्यवस्था के आधार पर जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, जिनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यदि हम ठोसों का वर्गीकरण उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर देखें तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात जो अवयवी कण होते हैं या जो घटक कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हों, अणु हों या आयन हों, तो उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति का मतलब ये इस प्रकार की संरचना, हमने दो प्रकार के पार्टिकल्स को इसमें शो किया गया है। एक बड़े साइज के हमने गोले बनाए, एक में जो है छोटे साइज के गोले बनाए। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो निश्चित है। निश्चित का मतलब एक बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला और छोटा गोला। इसी प्रकार से यदि हम बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा और छोटा गोला, इसका मतलब है कि इनके जो अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं तो इससे क्या होता है, इसके जो ज्यामिति होती है वो निश्चित हो जाती है। निश्चित हो जाती है, इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अरेंजमेंट की वजह से इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अणुओं की जो ज्यामिति है वो निश्चित है। यदि हम ये जो होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, यदि हम इसे किसी भी चाकू से या धारदार किसी भी चीज से काटें तो इनमें शार्प कटिंग आती है, अर्थात इनकी जो कटिंग होती है वो शार्प होती है। यदि हम इस तरीके से इसे देखें तो ये जो कटिंग है, ये जो दिखाई दे रहा है सबको, तो इसमें जो होते हैं यानी कि बड़े वाले पार्टिकल जो है एक तरफ आ गए और छोटे पार्टिकल एक तरफ आ गए, अर्थात ये जो होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं। और इसके अलावा ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत दूर तक जो होता है वो एक समान होता है। तो ये सब जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, NaCl, जैसे जिंक सल्फाइड आ गया, या आयोडीन, जैसे आयोडीन ठोस हो गई। तो ये जो होते हैं ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कौन से सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड मीन अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यानी इसमें भी जो घटक कण होते हैं, जो घटक कण होते हैं उनमें जो परमाणु, अणु, ये जो आयन होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित नहीं होता है। ये इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके अवयवी कण निश्चित होते हैं, मगर एमॉर्फस सॉलिड में जो अवयवी कण होते हैं उनका जो पोजीशन होती है यानी उनकी जो स्थिति होती है वो निश्चित नहीं होती है। और निश्चित न होने की वजह से ये जो होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। अब गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनकी आकृति को यदि हम देखें, बना के देखें तो इस तरीके से ये हमें दिखाई देंगे, जैसे ये कोई शेप बता रहे हैं।
जी, इसमें जो गोले जो हमने शो किए गए हैं, यानी इसमें जो दोनों तरह के गोले हैं, छोटे और बड़े तरह के गोले हैं, तो इसमें गोलों का जो अरेंजमेंट है कोई निश्चित नहीं है। किसी भी तरफ को, इस तरफ को एक बड़ा गोला, छोटा, फिर छोटा गोला, बड़ा, फिर छोटे, फिर बड़े बड़े गोले, इस तरीके से किसी भी साइड में देखिएगा इनका कोई जो अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं है। जब इनका अरेंजमेंट निश्चित नहीं है तो यदि हम इन्हें किसी भी धारदार चीज से काटें, यानी कि चाकू वगैरह से अगर हम काटें, तो इसमें जो कटिंग आती है वो शार्प कटिंग नहीं होती है, अर्थात इसमें जो कटिंग है वो शार्प नहीं होगी। और इसमें जो अवयवी कण हैं वो निश्चित ज्यामिति में नहीं है। ज्यामिति में नहीं है इसका मतलब ये है, ये इनके जो गलनांक हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब इसमें इधर की साइड भी अवयवी कणों का कोई अरेंजमेंट नहीं है, इधर की साइड भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। यदि हम इसको इस तरीके से काटें तो इधर भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसकी वजह से ये जो होते हैं समदैशिक होते हैं, और ये जो होते हैं यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये भी समदैशिक होते हैं। इसमें अलग अलग दिशाओं में इनके जो गलनांक होते हैं और वो निश्चित नहीं होते हैं। इनके जो गलनांक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। इस प्रकार से जो ठोस होते हैं वो अगर हम कणों के आधार पर देखें तो दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दूसरे अमॉर्फस सॉलिड। अब हम दूसरी बात करते हैं इनके फोर्स के आधार पर, यानी अर्थात जो अवयवी कण हैं इनके मध्य फोर्स के आधार पर जो ठोस होते हैं वो ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठोस चार प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी उनके अंतरकणीय जो फोर्स होते हैं उसके आधार पर ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के ठोसों में सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अणु होते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल आणविक होते हैं। ये जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन आणविक ठोस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीन प्रकार के ठोस होते हैं। जो आणविक ठोस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अणु होते हैं, परंतु उनके मध्य जो बॉन्ड की जो नेचर होती है वो पोलर प्रकृति का बॉन्ड होता है। मतलब उसमें जो बॉन्ड होता है वो पोलर प्रकृति का बॉन्ड होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे HCl ठोस। हाइड्रोजन क्लोराइड, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड H आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने के बाद ये ठोस बन गया, परंतु क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब है कि ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं वो जो होते हैं उसमें जो होते हैं थोड़े आंशिक जो होते हैं आयनिक कैरेक्टर की स्थिति उसके अंदर रहती है। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये इसके ठोस होते हैं। विशेष ये जो ठोस होते हैं सब, तो
ध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उसमें जो घटक अणु हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, तो घटक अणु जो होते हैं वो डाइपोल डाइपोल आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये यौगिक जो होते हैं द्रव और गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं, और परंतु विशेष परिस्थितियों में ये ठोस भी हो सकते हैं। ये मृदु मतलब मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके जो गलनांक होते हैं, यानी इनके जो गलनांक होते हैं वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसके अपेक्षा कुछ ज्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है ध्रुवीय, मतलब ये तो ध्रुवीय हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें जैसे एग्जाम्पल I2 सॉलिड, Br2S, Cl2, ये इसके एग्जाम्पल। कहने का मतलब इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो परमाणु होते हैं, यानी परमाणुओं से मिलकर के जो है ये अणु का निर्माण होता है। तो जैसे Cl2 में हम Cl का एक एटम, ये दूसरा Cl का एटम, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये Cl17 होता है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस प्रकार से इनमें शेयरिंग होती है। तो ये इनके जो गलनांक होते हैं और जो इसकी जो गलन एंथैल्पी के जो मान होते हैं वो अभी हमने बताया कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके मुकाबले कम होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल जो हैं जैसे आयोडीन है, जैसे ब्रोमीन है, जैसे क्लोरीन है। उसके बाद हमारे पास अगले पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब यह है कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो जैसे वाटर की जो फॉर्म है बर्फ, आइस, वाटर में ठोस अवस्था बर्फ, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जो होते हैं यानी ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंधों से किस प्रकार से? हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे HF में H F H F, यानी हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन के आउटर सेल का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गई, और इसकी वजह से इसकी फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से फ्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन का एटम जो है इधर भी नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो इस वीक बॉन्ड का नाम होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसमें जो घटक अणु होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ रहते हैं। ये सरलता से संपीड़ित और विरूपित किया सकते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, एक H2O है और एक HF, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा हमारे पास अगला आता है सहसंयोजी सॉलिड। सहसंयोजी सॉलिड दूसरे टाइप में आ गए जिनको हम कोवालेंट सॉलिड कहते हैं। कोवालेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी जो ठोस होते हैं इसमें जो घटक कण होते हैं वो आपस में सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें जैसे, और इसमें जो सहसंयोजी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। एटम्स, इनके कांस्टेंट पार्टिकल परमाणु होते हैं।
जैसे B, जैसे C, जैसे SI, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब सहसंयोजी जो ठोस होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं और इनकी जो गलन एंथैल्पी होती है उसका मान भी बहुत अधिक होता है। परंतु इनके गलनांक यानी इनके जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं, इनका जो मान आयनिक ठोस के मुकाबले में जो होता है वो कम होता है। कुछ सहसंयोजी ठोस हैं जैसे हीरा, तो हीरे का जो गलनांक होता है वो आयनिक ठोस के मुकाबले भी अधिक होता है, उसका गलनांक अधिक होता है। और शुद्ध अवस्था में, ये जो शुद्ध अवस्था में जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु यदि इनमें कोई इम्प्योरिटीज मिला दें, कोई अशुद्धि मिला दें, तो ये विद्युत के जो होते हैं चालक बन जाते हैं और ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास आयनिक ठोस। तीसरा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं, वो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे NaCl, नमक को देखें, जैसे नमक है तो इसमें नमक में Na, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11, 281, Cl 17, 287, Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम परमाणु आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नियॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करने के बाद Na ने एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज और Cl ने जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो नेगेटिव चार्ज, अर्थात प्लस और माइनस। तो इसमें जो आयन्स होते हैं यानी जो विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं उनके बीच में जो होते हैं प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल रेखाएं होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो आयन्स होते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं। तो इनके आयन जो जब फ्री नहीं रहते हैं तो ये जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? वो कुचालक होते हैं। परंतु गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब इनको या विलयन की अवस्था में, यानी इन्हें जल में घोल लें या इनको पिघला लें, तो इनके जो आयन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता हमारे पास धात्विक ठोस। चौथा पॉइंट है धात्विक ठोस, जिसे हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। इसमें धात्विक ठोसों में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो धातु होते हैं और धातु परमाणु होते हैं। धातु क्या करती हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु जो होती हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन की प्रवृत्ति बनाते हैं। तो इसमें जो धात्विक ठोसों में तो धातु जो होती हैं जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं तो धातु के जो धनायन होते हैं, हम जानते हैं कि धनायन की जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। तो इसमें क्या होते हैं धात्विक ठोसों में कि धातु के जो धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते रहने का मतलब कि आयन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और जब आयन फ्री होते हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन के या करंट के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के जो होते हैं सुचालक होते हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, मतलब जो धातु हैं, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, या मिश्र धातु हैं, इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं
मिश्र धातुओं में जैसे हमारे पास ब्रास है, तो ये ब्रास कॉपर प्लस Zn इन दोनों से मिलके बना है, तो ये सब जो होते हैं वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो तीनों दिशाओं में, तीनों दिशा मतलब तीनों विमाओं में, हम जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई और जेड, यानी कि तीनों विमाओं में जो होते हैं एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में अरेंज रहते हैं, जिसे हम 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, इनमें रहते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो त्रिविमीय ज्यामिति का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। तो क्रिस्टल जो होते हैं, यानी जो क्रिस्टल जालक होते हैं, वो क्रिस्टल जालकों में जो अवयवी कण होते हैं वो तीनों विमाओं में एक निश्चित एवं नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कणों की इस प्रकार की त्रिविमीय अरेंजमेंट क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब क्रिस्टल जालक में हम आपको बता दें कि वैसे तो हमें जो पढ़ना है वो 3D स्ट्रक्चर पढ़ना है, मगर मैं आपको बताता हूं कि एक विमीय में क्या होता है। एक विमीय में ये होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल, ये जो हमें बिंदी बना करके दिखाया गया है, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ये वाले जो कहलाते हैं ये एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। यदि हम द्विविमीय क्रिस्टल जालक बनाना चाहें तो दो रेखाएं हम बना लें। दो रेखाओं का मतलब एक ये एक्स एक्सिस मान लो, ये कांस्टेंट पार्टिकल, ये वन विमीय यूनिडायमेंशन होते हैं, और ये द्विविमीय का मतलब दो तरफ को इनका अरेंजमेंट होता है, ये द्विविमीय अरेंजमेंट हो गया। द्विविमीय अरेंजमेंट, ये द्विविमीय अरेंजमेंट है। ये इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो दो डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर की तरफ चल रहे हैं और एक इधर की तरफ चल रहे हैं। इसे ऊपर की तरफ बना सकते हैं एक एक्सिस में। और एक होते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय क्या होता है? त्रिविमीय व्यवस्था में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो उनको इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि तीनों डायरेक्शन में जो है वो दिखाई देते हैं। ये जो अरेंजमेंट आता है ये त्रिविमीय व्यवस्था है। त्रिविमीय का मतलब देखिए, ये यहां पर ये कांस्टेंट पार्टिकल इधर, एक कांस्टेंट पार्टिकल इधर और एक इधर। ये कांस्टेंट पार्टिकल ये वाले जो होते हैं, ये जो अरेंजमेंट होता है ये 3D स्ट्रक्चर कहलाता है, अर्थात त्रिविमीय जालक होता है। तो इसमें तीनों दिशाओं में, यानी कि एक्स डायरेक्शन, इसे हम एक्स डायरेक्शन, ये वाई यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो होता है इनका अरेंजमेंट होता है। तो अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो जो क्रिस्टल जालक है, यदि क्रिस्टल जालक ये इस तरह का अरेंजमेंट, इसके इधर भी साइड, इसके नीचे भी, इसके ऊपर भी और इसके इधर भी, सब तरफ से यदि हम इस संरचना का रिपीटेशन कर दें तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण हमारा बन जाता है। जैसे यदि मैं तुम्हें बना के दिखाऊं 3D स्ट्रक्चर एक, तो 3D स्ट्रक्चर में ध्यान से बनाना देखेंगे किस तरीके से बनाया जा रहा है ये।
ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्रिस्टल जालक की संरचना है। इस क्रिस्टल जालक में ये जो पार्ट्स है यानी इसकी जो ये त्रिविमीय एक संरचना है और इस त्रिविमीय संरचना को बराबर में ऊपर बाईं तरफ दाईं तरफ नीचे ऊपर इनका रिपीटेशन किया गया है और रिपीटेशन करने के बाद पूरे क्रिस्टल का जो है निर्माण होता है। तो ऐसी छोटी से छोटी इकाई एक ऐसी किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। जैसे हमारा घर में मकान है तो घर के मकान को बनाने में जो एक ईंट है वो उस पूरे भवन की एक यूनिट सेल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि उस ईंट के हमने बाईं तरफ दाईं तरफ ऊपर नीचे उसका बार बार रिपीटेशन किया गया है और बार बार रिपीटेशन करने से हमने सपोज कीजिए भवन बनाने में पहले एक दीवार बनाई तो ये 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर आ गई, फिर हमने दूसरी दीवार बनाई तो ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गई क्योंकि एक्स एक्सिस पे हो गई है वाई पे। अब एक और तीसरी हमने डायरेक्शन में उसे मान लीजिए लेंटर से जोड़ दिया तो ये 3 एक्सिस की स्ट्रक्चर बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो मकान है या कोई भी बिल्डिंग है उसमें सबसे छोटी इकाई है उसकी ईंट और ईंट के रिपीटेशन से ही पूरे भवन का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट सेल होती है यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो यूनिट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट सेल। ये यूनिट सेल को हिंदी में एकक कोशिका कहते हैं, इकाई सेल कह सकते हैं, इसको हम इकाई सेल कह सकते हैं या एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका कहते हैं। तो अगर हम देखें कि एकक कोशिका किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। किसी भी संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है यूनिट सेल कहलाती है। अब बात आती है कि जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम यूनिट सेल के टाइप्स की बात करते हैं। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल को हम देखें तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक यूनिट सेल होते हैं सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम एससी संरचना स्ट्रक्चर कहते हैं। एससी मतलब सिंपल यूनिट सेल। तो ऐसी संरचना। दूसरे होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। ये जो सेंटर यूनिट सेल होते हैं ये फिर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक होते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम एफसीसी कहते हैं। और अभी हमने बताया कि ये जो होते हैं सिंपल यूनिट सेल, इनको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं या एससी कहते हैं। और एक होते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम ईसीसी कहते हैं। अगर हम इनकी संरचना को देखें तो इसमें जो सिंपल यूनिट सेल होते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पे ही स्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं? केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। ये आपको एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। इस प्रकार से एक्स एक्सिस, यदि हम इसे बी आर्म्स कह दें, इसे सी कह दें, इसे ए आर्म्स कह दें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ये तो इसका जो एंगल होता है
ये अल्फा होता है, इसका एंगल जो होता है ये बीटा होता है, और ये जो एंगल है ये गामा एंगल होता है। अब हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक बॉडी सेंटर्ड को हिंदी में कहते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अलावा, कोनों, ये जो कोने होते हैं, इन कोनों के अलावा जो होते हैं वो केंद्र में भी स्थित होता है। अर्थात जो पूरी सेल है यूनिट सेल, उसके केंद्र में भी कांस्टेंट पार्टिकल होगा, तो वो कहलाएगा बीसीसी स्ट्रक्चर। इसके अलावा आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम संरचना देखें तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये हमारे कोनों के अलावा, यानी कोनों पे तो होते ही होते हैं, कोनों के अलावा जो होते हैं वो फलकों पर स्थित होते हैं, फलक। तो हम जानते हैं कि जो ये फलकों पर स्थित होते हैं, यानी कांस्टेंट पार्टिकल कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित होते हैं, फलकों पर भी होते हैं। आपने लूडो का गुटका देखा होगा, तो लूडो का जो गुटका होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो हर एक फलक पर कोनों के अलावा यानी कि जो गुटका होता है लूडो का, उसके जो होते हैं 8 कोने होते हैं, और उसके जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। तो फेसों पर उपस्थित होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कांस्टेंट पार्टिकल कोनों के अलावा, कोनों पे तो होते ही हैं, और कोनों के अलावा जो आमने सामने के फेस होते हैं, यानी इसके और इसके आमने सामने के फेस पर पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं अल्टरनेट फेस पर उपस्थित होते हैं, एक छोड़ने के बाद एक। जैसे इसे और इसे हटा दीजिए तो इसे और इस फेस को ले लीजिएगा। तो ऐसे जो होते हैं ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा, और इससे आगे इस पर आधारित सवाल और यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है, यूनिट सेल की जो डेंसिटी है, उस पर हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।